हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डे स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध खत्म होने को आ गया है, एंडिंग पे है। हाइड्रोजन बॉन्ड बाकी है, डाइपोल मोमेंट बाकी है, बॉन्ड पैरामीटर्स एंड फेजाल्स लॉ। 4 टॉपिक बचेंगे, चैप्टर खत्म। कोशिश करूंगी 2 दिन कंटिन्यू में आपको ये सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। सो पहला टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली नाम से क्या लग रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट तो होना ही है, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, हर हाल में होगा, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन एटम की हम बात करें, हाइड्रोजन एटम फंसा हुआ हो, बॉन्डेड हो, है ना, हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड हो, जुड़ा हुआ हो किन्हीं 3 उच्च विद्युत ऋणी तत्वों के साथ, highly electronegative element. When hydrogen atom is bonded with highly electronegative element, 3 सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन से, तो हम कहेंगे फोन FON, ठीक है। 1-2 केसेस में, एटलीस्ट 2 केस तो है हमारे पास जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, तो हम कहेंगे जब हाइड्रोजन बंध उच्च विद्युत ऋणी तत्व FON इनमें है तो पक्का ही बनेगा, इनमें ऑब्जेक्शन नहीं है। क्लोरीन में भी बनता है जब क्लोरीन भी कनेक्टेड हो, लेकिन सारे कंपाउंड में नहीं बनता है, कुछ में बनता है कुछ में नहीं बनता है। तो जब हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी तत्वों के साथ जुड़ा हो तो हाइड्रोजन बंध बनाता है। कैसे, तो हम कहेंगे देखो ये जो विद्युत ऋणी तत्व है ना, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं और ये हो जाते हैं पार्शियली नेगेटिव, आंशिक रूप से विद्युत ऋणी, और हाइड्रोजन हो जाता है पार्शियली पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन जो प्लस बना है, इसको जहां मौका मिलता है, जो इसको अपने पास में माइनस दिखता है, ये उसके साथ अट्रैक्शन बॉन्ड के थ्रू, अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू, आकर्षण बल के द्वारा क्या होता है, जुड़ जाता है। अब वो हो सकता है नेक्स्ट नेबर मॉलिक्यूल हो, पड़ोसी अणु हो, या अपने ही घर में, अपने ही अणु में इसको कोई एक्टिव साइड दिख गई, इसको कोई माइनस दिख गया, तो उसके साथ ये अट्रैक्शन में आ जाता है। आई बात समझ में? तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले 2 साइंटिस्ट है, लैटिमर और रोडबुश, इन्होंने हाइड्रोजन बंध की धारणा रखी। अब इनका क्या मानना है कि हाइड्रोजन परमाणु 2 प्रबल विद्युत ऋणी तत्व, है ना, प्रबल विद्युत ऋणी तत्व 2 मतलब जैसे F है आपके पास, दूसरा भी F हो सकता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। और कौन सा एलिमेंट, तो हम कह सकते हैं भाई FON, ठीक है। फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कि बीच में हो, तो फिर ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। आई बात समझ में? ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड को हम, आकर्षण बल है तो हम इसको डॉट 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 से डिनोट करते हैं, और जब इसकी एनर्जी की बात करते हैं तो इसकी एनर्जी ज़्यादा नहीं है, 6 से 10 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा जो है हाइड्रोजन बंध बनने के दौरान निकलती। स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। भाई फ्लोरीन जो हाइड्रोजन बंध बनाएगा वो तगड़ा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन बंध बनाएगा वो मजबूत होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। आई बात समझ में? तो हाइड्रोजन बंध की प्रबलता, स्ट्रेंथ निकालनी हो तो हम कहेंगे भाई देखो किसके साथ बना रहा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, तो तत्व की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन बंध की प्रबलता के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि भाई हाइड्रोजन को जहां मौका मिले वहां वो अट्रैक्शन फोर्स शो करेगा। मतलब इसको विद्युत ऋणी तत्व पड़ोसी अणु का मिल रहा है, तो पड़ोसी अणु के साथ, नेक्स्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। नहीं, अपने ही घर में इसको कोई मॉलिक्यूल में, अपने ही मॉलिक्यूल में कोई एटम दिख गया भाई ये माइनस है, उसके साथ भी आकर्षण में आ सकता हूँ, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो इस हिसाब से हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार का होता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध, हिंदी में लिखेंगे अंतरा अणुक, इंटर, है ना, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। और दूसरा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतः अणुक, इंट्रा मॉलिक्यूलर, अंतः अणुक। ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश का कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, उनको लगता है इंट्रा मतलब अंतरा, नहीं, इंट्रा मतलब विदिन, अंदर, एक ही अणु के अंदर, अंतः अणुक, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, ठीक है। और इंटर मॉलिक्यूलर मतलब बिटवीन, है ना, इसका मतलब भी ध्यान रखेंगे। इंटर मतलब बिटवीन, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल, 2 अणुओं के मध्य, है ना। इस प्रकार का हाइड्रोजन बंध किसमें होता है, तो हम कहेंगे 2 अणुओं के मध्य, सेपरेट मॉलिक्यूल होने चाहिए, 2 अणुओं के मध्य पाया जाने वाला हाइड्रोजन बंध,
सेपरेट मॉलिक्यूल होने चाहिए, है ना, एक दूसरे से पृथक होने चाहिए। ठीक है, तो ये होगा अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अंतः अणुक में क्या होगा, तो हम कहेंगे एक ही अणु के मध्य, विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही अणु में पाया जाने वाला, एक ही अणु में पाया जाने वाला हाइड्रोजन बंध, विद इन अ मॉलिक्यूल। इंट्रा मतलब पूछे तो विद इन, इंटर पूछे तो बिटवीन, विद इन अ मॉलिक्यूल। अब कैसे, एग्जाम्पल बताएं, क्या सवाल बन सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आ गया, हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उच्च विद्युत ऋणी तत्व, कौन, तो हम कहेंगे फ्लोरीन होगा तो चलेगा, ऑक्सीजन होगा तो भी चलेगा, नाइट्रोजन होगा तो भी चलेगा, कुछ कुछ कंपाउंड में Cl के साथ भी होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब इनके साथ होगा तो हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, आंशिक धनात्मक, और ये उच्च विद्युत ऋणी तत्व आंशिक रूप से ऋणात्मक। अब ये जो प्लस वाला हाइड्रोजन है माइनस वाले के साथ, दूसरा जो माइनस है, दूसरा जो विद्युत ऋणी तत्व है उसके साथ अट्रैक्शन में आ जाता है। अब सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। भाई अगर मैं कहूँ कि अमीन और जल में हाइड्रोजन बंद, तो अमीन का हाइड्रोजन ले लो, जल का ऑक्सीजन ले लो, या फिर जल का हाइड्रोजन ले लो, अमीन का नाइट्रोजन ले लो, अलग अलग भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन होना चाहिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कौन से, FON। इनके बीच में अगर फंसा हुआ है लेफ्ट और राइट दोनों जगह इसको यही मिले, है ना, तो हम कहेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, एक तरह से हम कहते हैं आकर्षण नियम, बल है ना, एक तरह से फोर्स है, एक तो द वॉन डर वाल फोर्स, एक होता है हाइड्रोजन बंध, तो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, अब इंटर पे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो हम कहेंगे इंटर मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल, इंट्रा मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल। अब बिटवीन टू मॉलिक्यूल मतलब, तो जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछा, भाई देखो H2O द्रव है, H2S गैस है, ऐसा क्यों, तो देखो H2O मतलब जल, तो हम कहेंगे H2O में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, H2O में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन हो गया पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन हो गया पार्शियली पॉजिटिव, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये माइनस और ये प्लस। सिमिलरली यहाँ से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये माइनस ये प्लस, ऐसे तो चलता रहेगा, बिल्कुल चलेगा, है ना। अब हाइड्रोजन क्या हुआ, इधर भी माइनस से कनेक्टेड है, तो यहाँ ये आकर्षण बल दर्शाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दर्शाएगा, ये आगे चला जाएगा और ये आगे। तो देखो एक वाटर, दूसरा वाटर, तीसरा वाटर, जल के अणुओं के मध्य, है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, अणुओं के मध्य, है ना। तो अणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, जल में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, वाटर में कौन सा फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर, है ना, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम रीजन क्या देंगे, तो हम कहेंगे देखो जल में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता उच्च है, बिल्कुल, तो जल में ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उच्च विद्युत ऋणता के कारण क्या होगा, तो हम कहेंगे जल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उच्च विद्युत ऋणता के कारण यह अंतराणु हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, मान लेते हैं अंतराणु हाइड्रोजन बंध बनाता है, इससे क्या हुआ, अंतराणु हाइड्रोजन बंध बनाता है, इससे क्या हुआ, तो हम कहेंगे देखो हाइड्रोजन बंध होने से क्या मॉलिक्यूल नजदीक नहीं आए, नहीं तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो इसको इससे क्या लेना देना था, ये लग रहता, और अगर इसमें अट्रैक्शन नहीं होता तो भाई अगर अट्रैक्शन होते तो लोग पास आते, अट्रैक्शन नहीं होता तो एक अलग पड़ा है, दूसरा अलग पड़ा है, तीसरा अलग, चौथा अलग, सब अलग अलग रहते हैं। तो हम कहेंगे नहीं, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका मतलब, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बंध के कारण, हाइड्रोजन बंध बनने के कारण जल के अणुओं में, इस वर्ड को लिखना है आपको, है ना, हाइड्रोजन बंधने के कारण जल के अणुओं में आणविक संगुणन पाया जाता है। अब इससे क्या समझे तुम, जल के अणुओं में आणविक संगुणन, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, ये शब्द पकड़ना है भाई, ये शब्द चाहे आपका नीट हो, जेई हो, है ना, ये टर्म पकड़ना है, इस पे सवाल बनता है।
आणविक संगुणन पाया जाता है। आणविक संगुणन को बोलते हैं बच्चे मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। एसोसिएट होते हैं, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ना चालू हो जाते हैं। आणविक संगुणन मॉलिक्यूलर एसोसिएशन पाया जाता है। ठीक है, अणु जुड़ना चालू हो गए तो अणु क्या हो गए, पास पास आ गए, नजदीक आ गए, है ना, जिससे जल के अणु नजदीक आ जाते हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल कम्स क्लोजर, जिससे जल के अणु नजदीक आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर जल के अणु नजदीक आ गए, वाटर मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, जल के अणु एक दूसरे के क्या हो गए, नजदीक आना स्टार्ट हो गए, तो हम यहाँ फिजिकल स्टेट क्या मानेंगे, फिर लिक्विड, है ना। इसलिए जल द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए जल द्रव अवस्था में पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है ना। अगर आपसे थियोरी में पूछ ले, अगर आप 11th क्लास में पढ़ते हैं कि भाई आपसे सवाल पूछ ले, ये 12th में भी क्वेश्चन बनता है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम से तो 12th में भी ब्लॉक में क्वेश्चन था, वाटर लिक्विड है, H2S गैस है। 11th है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें भी है ना। नीट जेईई में भी आपको सवाल बन सकता है। आपको जो की पॉइंट्स पकड़ने हैं, ये वाला पकड़ना है, आणविक संगुणन, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, अंतर आणु का हाइड्रोजन बंध। जल का एक अणु 2 हाइड्रोजन बंध बनाता है। बर्फ में हाइड्रोजन बॉन्ड 4 होते हैं, पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड 2 होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो H2S की बात है तो हम लेंगे H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है ना। H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है भाई H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हम कहेंगे देखो H2S में सल्फर की विद्युत ऋणता क्या है, तो हम कहेंगे H2S में सल्फर की विद्युत ऋणता कम है। ठीक है, अब सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सल्फर की विद्युत ऋणता कम है। ठीक है, इसलिए तो हम कहेंगे इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है मतलब अणु दूर दूर है, आणविक संगुणन नहीं है। ठीक है, आणविक संगुणन नहीं है H2S में। अब आणविक संगुणन नहीं है मतलब अणु क्या है, दूर दूर है। ठीक है, अणु को पास आने के लिए कोई वजह तो चाहिए, तो नहीं आता, कोई वजह ही नहीं है, इसमें तो अणु दूर दूर है। और अगर अणु दूर दूर है इसका मतलब, तो इसका एक ही मतलब है कि ये क्या हो सकता है, गैस, है ना। H2S क्या है, तो कहेंगे H2S गैस है, प्रैक्टिकल में पास करते हैं H2S गैस, है ना। जबकि जल क्या है, द्रव है। आपसे पूछे जीवन संभव है किस बंध की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि जीवन संभव है क्यों है, क्योंकि पानी है। पानी है मतलब पानी द्रव अवस्था में, बॉडी में केमिकल रिएक्शन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, पानी तो चाहिए। विदाउट एक्वस मीडियम आप कुछ रिएक्शन ही नहीं करा पाओगे। तो हम कहेंगे यहाँ सारे जलीय जीव जंतु, जल है तो एक्वेटिक लाइफ है ना। हम पानी पी रहे हैं, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ठीक है, तो बिना पानी के तो पॉसिबल नहीं था कुछ भी, जल ही जीवन है। और जल क्यों है, द्रव अवस्था में क्यों है, तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जीवन संभव है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, फिर सेम क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया रिपीट करके कि आप ऐसा करो, इस सवाल का जवाब दे दो कि भाई HF द्रव है और HCl गैस है। अब इसको मैं थियोरी में नहीं लिखूंगी, अब आपको क्लियर है कि HF द्रव होना चाहिए ना, फिर फ्लोरीन इतना ज़्यादा विद्युत ऋणी है। सोचो, फ्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणता इसलिए माइनस और ये प्लस, अगेन ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस। तो हम कहेंगे फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने चला गया। आप तो ये बता दो ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हम कहेंगे एक HF, दूसरा HF, दूसरा HF, तीसरा HF। तो HF में हाइड्रोजन बॉन्ड है इंटरमॉलिक्यूलर, HF में हाइड्रोजन बॉन्ड है इंटरमॉलिक्यूलर, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो बच्चे HF में अंतराणुक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए आणविक संगुणन है। अणु नजदीक आ गए और नजदीक आ गए तो हम कहेंगे फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, और ये लिक्विड स्टेट में। अब HCl में क्या प्रॉब्लम थी, तो हम कहेंगे देखो HCl में हालांकि क्लोरीन विद्युत ऋणी है ना, लेकिन क्लोरीन के बिग साइज की वजह से क्लोरीन का आकार नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली तो क्लोरीन का आकार बड़ा है। ठीक है ना, तो हम कहेंगे HCl में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इतनी पोलैरिटी नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो भाई नो हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब नो एसोसिएशन, है ना, नो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। HCl में किसी प्रकार का कोई संगुणन नहीं होता है, आणविक संगुणन नहीं होता है।
तो अब अगर कोई समूढ़ानी नहीं है तो अणु दूर दूर है, और अणु दूर दूर है इसका मतलब वो चीज़ क्या होनी चाहिए, वो चीज़ आपकी गैस होनी चाहिए। इसलिए HCl क्या है, गैस है, HF क्या है, लिक्विड है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया कि अच्छा आप ऐसा करो, विस्कोसिटी है ना, श्यानता का क्रम, विस्कोसिटी के बारे में कुछ समझाओ। तो श्यानता मतलब समझते हो, अगर कोई सिंपली पूछे भाई श्यानता क्या है, तो हम कहेंगे श्यानता मतलब लिक्विड की प्रॉपर्टी, द्रव का एक गुण है जो उसके बहने का विरोध करता है ना। क्योंकि मतलब गाढ़ा लिक्विड होता है ना, तो परतों के मध्य क्या होता है, आकर्षण ज़्यादा होता है, तो फ्लो नहीं कर पाता है, परतें एक दूसरे को रोक लेती, चलने नहीं देती। तो ऑब्वियसली जो चीज़ गाढ़ी होती है, शहद है तो श्यानता ज़्यादा है, पेट्रोल है तो खट करके बह जाता है ना। तो हम कहेंगे कि भाई द्रव का एक प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूल जो जुड़े हुए अणुओं के बीच में आकर्षण ज़्यादा है, तो आकर्षण ज़्यादा तो कोई भी वजह से हो सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो आपको आकर्षण की वजह दे रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो कह रहा है कि मैं अणुओं के मध्य आकर्षण रख सकता हूँ, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। अब यहाँ देखो ये OH है तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा, तो मैं कहूँगी यहाँ OH ग्रुप 1 है ना भाई। OH मतलब अल्कोहल है, वाटर में भी OH ग्रुप तो था ही ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड उसकी वजह से था। यहाँ तो मैं कहूँगी यहाँ OH ग्रुप 2 है, और यहाँ तो देखो ये ग्लिसरॉल है, इसमें OH समूह कितने हैं, 3 है। ठीक है, बात समझे। ये एक OH है, ये है इथाइल अल्कोहल, इसे हम बोलते हैं इथेनॉल। इथेन 2 कार्बन के लिए H सिंगल बॉन्ड इन, और अल्कोहल 2 OH है ना बच्चे, तो 2 OH को हम बोलते हैं ग्लाइकॉल। एक OH को अल्कोहल, 2 OH को ग्लाइकॉल, और अगर आपके पास 3 OH है तो फिर आप बोलोगे ग्लिसरॉल। एक OH अल्कोहल, 2 OH ग्लाइकॉल, 3 है तो आप बोलोगे ग्लिसरॉल। तो आप क्या बोलोगे कि देखो एक OH, 2 OH, 3 OH है ना, अल्कोहल, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल। तो जैसे मैं अल्कोहल से ग्लिसरॉल की तरफ जा रही हूँ, OH समूहों की संख्या, OH ग्रुप्स, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, OH ग्रुप्स की संख्या तो हम कहेंगे बढ़ रही है। देखिए OH समूहों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही। अब OH समूह बढ़ गए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा, है ना। और ये OH जो है किसी और के साथ, मतलब एक ग्लाइकॉल दूसरे ग्लाइकॉल के साथ, दूसरा ग्लाइकॉल तीसरे ग्लाइकॉल के साथ, ऐसे। तो इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इंटरमॉलिक्यूलर, अंतराणु का हाइड्रोजन बंध। ध्यान रखना है, इंट्रा पे नहीं बोल रहे हम, इंटर पे बोल रहे हैं। अंतराणु का हाइड्रोजन बंध की संख्या, तो हमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे भाई, बिल्कुल बढ़ेंगे। OH ग्रुप्स बढ़ गए, हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ गए। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या बढ़ गई है ना, तो हाइड्रोजन बंध क्या आता है, संगुण, अणुओं को पास पास लाता है। तो अणु पास पास आएंगे तो गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा होना ही तो श्यानता है ना। कौन सा द्रव नहीं फ्लो करेगा, जो गाढ़ा होगा। तो गाढ़ा मतलब विस्कोसिटी, तो हम क्या भाई विस्कोसिटी तो बढ़ रही है ना, श्यानता जो होगी वो बढ़ेगी। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा विस्कस जो है, सबसे ज्यादा अगर मैं गाढ़ेपन की बात करूँ तो ग्लिसरॉल बहुत गाढ़ा है, फिर ग्लाइकॉल, और फिर जाके क्या अल्कोहल, है ना। तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों वाटर सॉल्युबल है, जल के साथ भी हाइड्रोजन बंध बनाएंगे, जल में भी घुल जाएंगे, है ना। फिर सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी तो मैं कहूँगी हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा दिख रहा है, ये ज़्यादा मिक्स होना चाहिए। वहाँ OH ग्रुप कम है तो मिक्सिंग कम होगी, बट मिक्स हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक सवाल और पूछ लिए कि भाई जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो वाष्प अवस्था में द्विलक के रूप में रहते हैं, एग्जिस्ट इन द फॉर्म डाइमर, है ना। तो हम कहेंगे जैसे मान लो एसिटिक एसिड, तो देखो एसिटिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, है ना। एसिटिक एसिड क्या होता है, सिरका, विनेगर, CH3COH एसिटम बोलते हैं, है ना। विनेगर सिरका, 2% क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड सिरका, ठीक है, CH3COH। अब एसिटिक एसिड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो हम कहेंगे ठीक है ना, इससे हमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, बना सकता है। एक्टिव हाइड्रोजन है, सक्रिय हाइड्रोजन है ना। आप कहोगे भाई देखो OH है ना, O नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, फिर ये O नेगेटिव, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की पूरी चांस है। सिमिलरली ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, है ना, ये नेगेटिव। आपने पढ़ा था हाइड्रोजन जब 2 उच्च विद्युत ऋणी तत्वों के बीच में फंस गया तो आकर्षण बल दिखाएगा। तो बिल्कुल ये हाइड्रोजन से अट्रैक्ट हो रहा है, ये हाइड्रोजन से अट्रैक्ट हो रहा है। अब ये दो के बीच में 1 2 हो गए, फिर 2 फिर 2। इवन ये इतना मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड है कि तुमने इसको गर्म कर दिया तब भी ये 2 अलग नहीं हुए, है ना। ये 2 के रूप में रहता है, इसको बोलते हैं डाइमर, है ना। 2 एसिटिक एसिड रहते हैं आपस में, 2 एसिटिक एसिड इन वेपर फेज, वाष्प अवस्था में भी एसिटिक अम्ल क्या रहता है, डाइमर के फॉर्म में रहता है।
आपसे पूछे वाष्प घनत्व विधि द्वारा एसिटिक अम्ल का अणुभार, अगर एक मेथड है वेपर डेंसिटी मेथड है ना, विक्टर मेयर ने इसको इन्वेंट किया था, तो वाष्प घनत्व विधि द्वारा एसिटिक अम्ल का अगर मैं अणुभार ज्ञात करूं, एसिटिक एसिड का अणुभार, तो मुझे एक चीज बताओ, तुम कहोगे कोई मेथड ले लो, अणुभार तुम्हें पता ही, एसिटिक अम्ल का अणुभार नहीं निकाल सकते, तो हम कहेंगे हाँ एसिटिक अम्ल का अणुभार निकालो, क्या ही दिक्कत है। देखो कार्बन का भार कितना है, तो हम कहेंगे 12, 3 हाइड्रोजन का 3, अगेन कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 प्लस 1, तो एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना आता है 60। तो अगर मैं वेपर डेंसिटी मेथड से भी निकालूं तो 60 आना चाहिए। सवाल क्या बन रहा है कि नहीं भाई, वाष्प घनत्व विधि से जब हम एसिटिक एसिड का अणुभार ज्ञात करें तो 60 के स्थान पर 120 आता है ना। अगर मैं वेपर डेंसिटी मेथड से एसिटिक एसिड का मोलर मास फाइंड करने जाऊं तो मुझे 60 नहीं मिल रहा, कितना मिल रहा है 120। क्यों? तो मैं कहूँगी वाष्प अवस्था में भी दो अलग ही नहीं हुए, 2 का मोलर मास आएगा, तो फिर 60 की जगह क्या आएगा 120 आएगा। डबल क्यों आ रहा है, डाइमर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका वजह क्या लिखना है कि ये कैसे एग्जिस्ट करता है, किस रूप में रहता है, तो हम कहेंगे ये द्विलक के रूप में रहता है ना। वाष्प अवस्था में भी ये द्विलक के रूप में रहता है, भले वाष्प बन गया कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा नहीं, अभी भी EAC अवस्था में है, 2 जने जुड़े हुए हैं डाइमर फॉर्म में। तो 60 की जगह 120, अणुभार 60 है, लेकिन अब मैं कहूँगी ना सूत्र बार मोलर फॉर्मूला मास है ना, तो सूत्र बार इसका 60 की जगह कितना हो गया 120। वजह तो वजह हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 2 अणुओं के मध्य कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो हम कहेंगे 2 अणुओं के मध्य तो होता है इंटरमॉलिक्यूलर, एक एसिटिक एसिड दूसरा एसिटिक एसिड, तो 2 अणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर बिटवीन है ना, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपसे पूछे जल तो द्रव है, H2S गैस है, हाइड्रोजन बॉन्ड, HF तो लिक्विड है और HCl गैस है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। फिर आपसे पूछे कि एसिटिक एसिड जो है उसका मोलर मास जो है वो 60 की जगह 120 मिला मुझे वाष्प घनत्व विधि में, आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से द्विलक बना के रहता है। बात समझ में आ गई? श्यानता, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बंधों की संख्या बढ़ेगी, श्यानता विस्कोसिटी बढ़ेगी, इसलिए ग्लिसरॉल ज़्यादा विस्कस है एज कंपेयर टू ग्लाइकोल, और ग्लाइकोल की श्यानता ज़्यादा है एज कंपेयर टू एल्कोहल। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, जिसे हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दूसरा पार्ट क्या था, तो हम कहेंगे दूसरा था इंट्रामॉलिक्यूलर। अभी तक जो था वो था इंटरमॉलिक्यूलर है ना, अंतरा इंग्लिश में लिखना था तो इंटरमॉलिक्यूलर, ये था हमारे पास इंटर बिटवीन है ना, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अंतराणुक इंटरमॉलिक्यूलर, क्लियर है? कहीं पे भी हमने इसको इंग्लिश में लिखा ही नहीं है ना, अंतराणुक यानी इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, अब हम बात कर रहे नहीं, इंटर छोड़ो, इंट्रा की बात करो। ठीक है, तो बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर विद इन अ मॉलिक्यूल है ना, विद इन अ मॉलिक्यूल से क्या समझे, तो इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अंतः अणुक हाइड्रोजन है ना, इसमें आपको बताना है जब हाइड्रोजन बंध किसी एक अणु में ही पाया जाता है, एक ही अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन एक के अंदर है, एक ही अणु में पाया जाता है, पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसमें कोई संगुणन नहीं है, नो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, पड़ोसी अणु से कोई लेना देना नहीं है, इसमें आणविक संगुणन नहीं होता। इस तरह का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसे हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर अंतः अणु, इसमें आणविक संगुणन मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, आणविक संगुणन नहीं होता है।
आणविक संगुणन नहीं होता है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं होता है। ठीक है, कैसे? देखो, तो मान लो तुम्हारे पास एक सवाल पूछा कि देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो स्टीम वॉलेटाइल है ना, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक उच्च है। अब ये क्या चीज़ है? तो पहले हम पैरा नाइट्रोफिनॉल को डिस्कस करते हैं। देखो फिनॉल ये है बेंजीन, पहले तो ये ध्यान रखो, ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन पे OH लगा दो तो फिनॉल, ये बेंजीन था, OH लगा दिया फिनॉल। आमने सामने वाली पोजीशन को पैरा बोलते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट है ना पैरा। और नाइट्रो ग्रुप तो पता ही तुम्हें NO2, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। ठीक है, एक और फिनॉल की बात करते हैं। तो ये फिनॉल ऐसे व्यवस्थित हो जाएगा, इधर O है ना, तो इधर H और ये N। ठीक है, और एक और फिनॉल ले लेती हूँ तो वो कुछ ऐसे व्यवस्थित हो जाएगा। है ना, ये है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, जब OH और NO2 ग्रुप क्या है? जस्ट ऑपोजिट है। अब होगा क्या, ये इधर लिख देती हूँ। ठीक है, अब होगा क्या? तो देखो ये ऑक्सीजन नेगेटिव और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऐसे अपना लोन पेयर को डोनेट कर दिया तो ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो ये बॉन्ड तो यहाँ पे भी बनेगा। ये ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ये आगे वाले के साथ बनाएगा, और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो नेक्स्ट कमिंग मॉलिक्यूल उनके साथ। तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, और आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो हम कहेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड तो दिख रहा है, दिख रहा है। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड समझा, ये हाइड्रोजन प्लस है, ऑक्सीजन माइनस है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? तो भाई ये एक पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो इनके बीच में है, दो पैरा नाइट्रोफिनॉल के बीच में, दो अणुओं के बीच में। और जब दो अणुओं के बीच में होता है तो हम कहते हैं अंतराणु, इंटरमॉलिक्यूलर। तो मैं कहूँगी यहाँ मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है, लेकिन वो तो इंट्रामॉलिक्यूलर है, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर है। अंतराणु का हाइड्रोजन बंध इंटरमॉलिक्यूलर है, इंटर मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है, बिल्कुल। तो आप कह रहे हो कि हाँ भाई पैरा नाइट्रोफिनॉल है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर अंतराणु हाइड्रोजन बंध है ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, अंतराणु हाइड्रोजन बंध। लेकिन ये अंतराणु हाइड्रोजन बंध तो दो अणुओं के मध्य होता है, और जब दो अणुओं के मध्य होता है तो दो अणु नजदीक आएंगे, चिपकेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से अट्रैक्शन है, बंधेंगे। तो इस चक्कर में तो आणविक संगुणन होगा, बिल्कुल होगा। अब आणविक संगुणन होगा, अणु पास पास में आएंगे, है ना, तो इनको अलग करना मुश्किल है। तो अब मैं इसको बॉईल करूंगी तो इतनी आराम से थोड़ा बॉईल हो जाएगा। भाई एक मॉलिक्यूल दूसरे को जानता ही नहीं है, गर्म कर दो ये अपना उड़ जाएगा, ये अपना उड़ जाएगा, और हमारे एफर्ट्स कम लगेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कम। लेकिन ये मॉलिक्यूल इसको जानता है, अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, वो अपने आगे वाले से अट्रैक्शन से बंधा हुआ है ना, और ये अपने पीछे वाले से भी अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, कम्युनिटी बन गई, सब एक दूसरे को सपोर्ट करें। अब गर्म कर लो तो तुम कहोगे बॉयल तो अभी भी होगा, लेकिन हमारा एफर्ट्स ज़्यादा है, हीट ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उच्च ताप पे क्या होगा? तो उच्च ताप पे वो बॉयल होगा, तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे भाई यहाँ तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है, आणविक संगुणन है, और इस चक्कर में क्या हो जाता है? तो इस चक्कर में क्वथनांक तो बढ़ जाएगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट हाई। तो वो तो खुद भी कह रहा है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ऑर्थो में तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, ऑर्थो में देख लेते भी, क्या ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था? तो हम कहेंगे चेक करते, देखो जब हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं, है ना, देखो फिनॉल मतलब वही बेंजीन पे OH, ऑर्थो पे नाइट्रो यानी ये N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो हम कहेंगे जब हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात की तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो है भाई, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड तो है। लेकिन ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या कहेगा? पड़ोसी से मेरा क्या लेना देना, हमारा तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे घर के अंदर ही, बाहर वालों से तो कोई लेना देना ही नहीं। और वो कहेगा मेरे भी घर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, मेरे को तीसरे से कोई लेना देना ही नहीं, ये तो घर का घर में है ना, तो ये तो घर का घर में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो इसका तो लिंक नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, पड़ोसी को तो जानता ही नहीं। ठीक है, तो हम कहेंगे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में एक ही अणु के मध्य एक ही अणु में पाया जाने वाला हाइड्रोजन बंध होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पिछली बार क्या था? इंटर मॉलिक्यूलर, है ना, अंतराणु, इंटर मॉलिक्यूलर। इस बार क्या है? अंतः अणु। कंफ्यूज मत होना बच्चे हिंदी और इंग्लिश में। अंतः अणु, एक ही अणु के मध्य पाया जाने वाला हाइड्रोजन बंध। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रा, विदिन अ मॉलिक्यूल, एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बंध है, तो हम लेंगे इसमें तो अंतः अणु हाइड्रोजन बंध है। अब इस चक्कर में क्या होता है? तो इस चक्कर में पड़ोसी से कोई पहचान ही नहीं होती, इस चक्कर में आणविक संगुणन नहीं होता है, नो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, आणविक संगुणन नहीं है। अब ये क्या बात है? एसोसिएशन नहीं, आणविक संगुणन नहीं है, मतलब इसका तो पड़ोसी से कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो फिर बॉयल होना, बॉयल में आपको सपोर्ट तो मिला ही नहीं, मदद तो मिली नहीं। आपका पड़ोसी से अट्रैक्शन होता, उसका आगे वाले से होता, उसका आगे वाले से होता, तो सब मिल जाते, जुड़ जाते, तो उसको अलग करना मुश्किल होता। आपने तो मुश्किलें पैदा की नहीं, आपको तो अलग है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं, तो हम कहेंगे इसमें तो संगुणन नहीं है, यानी यहाँ क्वथनांक कम है, बॉइलिंग पॉइंट लेस, यहाँ पे क्वथनांक आपको कम मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दो प्रकार का हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, अब एक सवाल और बन जाएगा तुमसे, मान लो तुम्हें ऐसा कुछ कह दे कि भाई देखो क्लोरल हाइड्रेट है ना, क्लोरल हाइड्रेट ऐसा होता है CCl3 CHOH होल्ड। ठीक है, अब क्लोरल हाइड्रेट में क्या होता है, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखो, क्लोरल हाइड्रेट तो ये CCl3 है ना, CHOH, तो तुम देख रहे हो क्लोरल हाइड्रेट में एक कार्बन पे 2 OH होते हैं। जनरली क्या होता है जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो अगर तुम्हें एक कार्बन पे 2 OH दिखते है ना, तो हम कहते नहीं भाई ये तो अनस्टेबल है, इसको गर्म कर दो वाटर उड़ जाएगा, है ना, इसको गर्म कर दो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। और हम कहते हैं नहीं, एक कार्बन पे 2 OH तो स्टेबल होते ही नहीं, एक कार्बन पे 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होते, हल्का सा भी हीट कर ले, है ना, प्रोटॉन मिल गया वाटर उड़ के और इसी डबल बॉन्ड बना लेते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्लोरल हाइड्रेट में एक कार्बन पे 2 OH होते हुए भी ये स्टेबल है। तो हम ये देखो, ये हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, यहाँ पे ये Cl नेगेटिव। सिमिलरली ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, और ये Cl नेगेटिव है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो मुझे दिख रहा है। अब मैंने मना नहीं किया था कि क्लोरीन में हाइड्रोजन बंद नहीं होता है, होता है, 3 क्लोरीन है, हाइड्रोजन बंद है ना, लेकिन कम कंपाउंड्स में होता है। तो क्लोरल हाइड्रेट ऐसा केस है जहाँ Cl हाइड्रोजन बंद बना रहा है। कौन सा हाइड्रोजन बंद है? तो मैं कहूँगी ये तो बटरफ्लाई बना ना, एक ही अणु में, एक ही तो क्लोरल हाइड्रेट है, पड़ोसी से को तो इन्हें पूछा ही अलग है ना। तो क्लोरल हाइड्रेट में इंट्रामॉलिक्यूलर अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध है, एक अणु में पाया जाने वाला अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध है ना। तो इनको पता ही नहीं चला कि हम दोनों OH एक ही कार्बन पे, ये दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं, तो इसके साथ अट्रैक्शन में, ये इसके साथ अट्रैक्शन। बाकी अगर ऐसा होता तो एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, वो वाटर एलिमिनेट हो जाता, हल्की सी हीट मिलती है और ये बना लेते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये आपका ऐसे कैसे रहेगा। वजह तो वजह है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको कहेगा कि आप डाइपोल मोमेंट के बारे में जानकारी दो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण, तो भाई द्विध्रुव आघूर्ण है ना, इसको म्यू लिखते हैं, म्यू डिनोट किससे करते हैं? म्यू। करता क्या है? तो ये आपको किसी सहसंयोजक बंध की ध्रुवीयता के बारे में बताता है। भाई आयनिक बंध है तो आपको पता ही है ना, प्लस कौन है माइनस कौन। लेकिन जब आपने साझा करने की बात सोची है कि भाई तुम भी इलेक्ट्रॉन लाओ हम भी इलेक्ट्रॉन लाएं, साझा करके बंध बनाते हैं,
तो वो इलेक्ट्रॉन हिलना तो नहीं चाहिए, है ना, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन हिलता है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसको बोलते हैं पोलैरिटी। तो आपको साझा करने के बाद जो बंध बना, यानी सहसंयोजक बंध जो बना, उसकी पोलैरिटी की अगर कोई जानकारी देता है, सहसंयोजक बंध की ध्रुवीयता की जानकारी आपको कौन देगा, तो हम कहेंगे यहाँ से मिलेगी हमें द्विध्रुव आघूर्ण। अगर हम डाइपोल मोमेंट के बारे में जानते हैं तो बंध की ध्रुवीयता की जानकारी हमें मिलेगी। ठीक है, अब बंध की ध्रुवीयता कैसे, तो हम कहेंगे बंध की ध्रुवीयता जो है ना, बंध की ध्रुवीयता कहाँ से कहाँ होगी, तो अधिक विद्युत ऋणी खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, कम विद्युत ऋणी से खींच रहा है ना। तो बॉन्ड की जो पोलैरिटी है, बंध की ध्रुवीयता खींचा खींची कहाँ से चल रही है, तो हम कहेंगे बॉन्ड पोलैरिटी जो है, बंध की ध्रुवीयता कम विद्युत ऋणी तत्व से, कम विद्युत ऋणी तत्व से उच्च विद्युत ऋणी तत्व की ओर होती है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, उच्च विद्युत ऋणी तत्व की ओर होती है। ठीक है, डायरेक्शन जो है वो इसका ये रहेगा, है ना। अगर कहूँ कि इसकी दिशा क्या रहेगी, तो इसकी दिशा ये रहेगी, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अब देखो द्विध्रुव आघूर्ण जो है ना, डाइपोल मोमेंट जो है ये आपका वेक्टर है। द्विध्रुव आघूर्ण जो है बच्चे वो वेक्टर है, सदिश राशि है। मतलब यूँ नहीं कि आपने फॉर्मूला लगाया और आपने क्या किया, द्विध्रुव आघूर्ण निकाला, नहीं। डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर है, सदिश राशि है। मतलब परिमाण के साथ साथ जो आपका वैल्यू आया हो तो ठीक है, परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मान लो आपने बंध की ध्रुवीयता निकाली, आ गई इधर अच्छी खासी ध्रुवीयता है, इस बंध की भी आ गई लेकिन विपरीत दिशा में, तो आंसर 0 है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण सदिश है, दिशा पर निर्भर करेगा। अगर दिशा विपरीत दिशा है तो फिर भूल जाओ। आई बात समझ में, तो आप बताएंगे द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, अर्थात मैग्नीट्यूड के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा, डायरेक्शन पे भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन, दिशा पर भी निर्भर करता है। ओके, कैसे भाई, क्या वैल्यू है, क्या फॉर्मूला है डाइपोल मोमेंट का, अच्छे से एक्सप्लेन करें। ठीक है भाई, देखो अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो हमारे पास म्यू का फॉर्मूला होता है Q इंटू टी। ठीक है, Q होता है आवेश, ठीक है, और D जो है वो है दूरी। ठीक है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। अब चार्ज जनरली है ना, ESU यूनिट लेनी, मुझे ऐसा ही यूनिट लेनी है, तो चार्ज क्या, तो हम कहेंगे चार्ज हो गया 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU, इसका मल्टीपल, मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे। और दूरी, तो दूरी तो एंगस्ट्रॉम में होती है, और सेंटीमीटर में ले हो तो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो जो म्यू मुझे मिलेगा ना मोटा मोटा, वो मुझे क्या मिलेगा भाई, ये इसका दुगुना तिगुना वो तो चलेगा, 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर -8, यानी हर बार मुझे ये वैल्यू तो मिलेगी, है ना। और इसको हम लिख देते हैं 1 डिवाई, ठीक है, कैपिटल D, डिवाई। चुंबकीय आघूर्ण होता है वो लगे, वो है बोहर मैग्नेटॉन, है ना। उसका कन्फ्यूज होता है, द्विध्रुव आघूर्ण म्यू, चुंबकीय आघूर्ण भी म्यू। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डिबाई है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक BM है, बोहर मैग्नेटॉन, कंफ्यूज मत होना। वो चुंबकीय गुण बताता है, ये ध्रुवीयता बताता है ना, बंध की ध्रुवीयता। अब बंध की ध्रुवीयता किस पे निर्भर करती है भाई, पोलैरिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, तो हम कहेंगे भाई बंध की ध्रुवीयता क्या है, कौन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कौन नहीं खींच रहा है ना। एक जना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दूसरा नहीं खींचेगा। तो दो तत्वों के मध्य विद्युत ऋणता के अंतर, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो तत्वों के मध्य जो विद्युत ऋणता का अंतर है उस पर डिपेंड करती है बंध की ध्रुवीयता, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, तो हम कहेंगे प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लाइक मैं तुम्हें कहूँ कि आप ऐसा करो, आपके पास है ना HF है, HCl है, HBr है और HI है। ठीक है,
तो ध्रुवीय तो सारे ही है ना, बोलो। अगर मैं कहूँ HF है ना, H सिंगल बॉन्ड Cl है, H सिंगल बॉन्ड Br है और H सिंगल बॉन्ड I है, तो सब में तो है ना। एलोजन विद्युत ऋणी ज़्यादा है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। बंध की ध्रुवीयता तो हम कहेंगे देखो ऐसे ही, डायरेक्शन ये बताते हैं इसको, कम विद्युत ऋणी से उच्च विद्युत ऋणी। तो भाई ध्रुवीय तो ये भी है और डायरेक्शन भी ये है, तो ध्रुवीय तो ये भी है, इसकी भी दिशा ये है और यहाँ पे भी ध्रुवीयता है और डायरेक्शन तो यहाँ पे भी ये है, सभी ध्रुवीय। तो ज़्यादा ध्रुवीय कौन है, द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा किसका है? तो फिर तुम्हें बोलना है कि भाई ध्रुवीयता जो है वो विद्युत ऋणता, दो तत्वों के मध्य डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी म्यू विद्युत ऋण, दो तत्वों की जो विद्युत ऋणता है जो सहसंयोजक बंध से बने उनके अंतर के समानुपाती है। तो अब बताओ आंसर, तो हम कहेंगे अच्छा भाई इस हिसाब से तो म्यू HF सबसे ज़्यादा हो, फिर म्यू HCl हर बार ज़्यादा होगा HBr से और म्यू HBr ज़्यादा होगा म्यू HI से, ठीक है। म्यू HCl ग्रेटर देन म्यू HF ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HI। वजह तो हम कहेंगे विद्युत ऋणता का अंतर, ठीक है। अब अगर कोई अणु है जिसमें दोनों परमाणु समान हो, है ना, मान लो वे अणु जिनमें दोनों परमाणु समान हो, वे अणु जिनमें दोनों परमाणु समान हो। अब ये क्या बात हुई, दोनों परमाणु ही समान है। उदाहरण तो हम कहेंगे देखो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दोनों एटम सेम हो, है ना। उदाहरण आप ले लो Cl2, H2, O2, N2, है ना। इनका जो डायपोल मोमेंट है ना, इनका म्यू, इनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। क्यों भी इनका डायपोल मोमेंट आपने 0 क्यों बोला? तो मुझे एक चीज बताओ, बंध की ध्रुवीयता मतलब एक हिस्सा पॉजिटिव एक हिस्सा नेगेटिव यहाँ का है। अगर मैं कहूँ H2 तो क्या तुम प्लस माइनस कर दोगे क्या? Cl2 है ना, N2, I2 कुछ भी ले लो, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ का आएगा प्लस माइनस, यहाँ तो कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं है तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? 0, क्योंकि आप यहाँ प्लस माइनस करने वाली स्थिति में नहीं हो। तो इन सब में म्यू क्या है? 0। तो बच्चे वो सहसंयोजक बंध जिसमें म्यू 0 होता है उसे कहते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, है ना। ऐसा सहसंयोजक बंध जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण जिसमें म्यू कितना होता है? 0। म्यू 0 क्यों है? क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 0, मतलब ध्रुवीयता ही नहीं। तो तुमसे पूछे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है, तो बताओ जब विद्युत ऋणता अंतर ही 0 है तो ध्रुवीयता ही नहीं। ध्रुवीयता मतलब प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कैसे करें? सेम है ना, है ना। H और H सेम ही चीज़ है, ऐसे तो नहीं ये वाला हाइड्रोजन प्लस है, ये हाइड्रोजन माइनस है। अभी हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, खींचा खींची है ही नहीं। तो जब कोई खींचा खींची नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो फिर खत्म बात, है ना। तो हम कहेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अध्रुवीय सहसंयोजक, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ऐसा सहसंयोजक बंध जिसमें विद्युत ऋणता का अंतर कितना होता है? 0, ठीक है। अब मान लो विद्युत ऋणता का अंतर 0 नहीं है, ऐसा सहसंयोजक बंध जिसमें म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा सहसंयोजक बंध जिसमें विद्युत ऋणता का अंतर 0 नहीं है। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है दूसरा नहीं खींच रहा है, तो एक हिस्सा पॉजिटिव एक हिस्सा नेगेटिव। भाई जो इलेक्ट्रॉन खींच गया वो माइनस और जो बेचारा नहीं खींच पा रहा वो प्लस, तो आपको बचा प्लस माइनस मतलब ध्रुवीय है ना। ध्रुवीय मतलब द्विध्रुव आघूर्ण कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। तो अगर विद्युत ऋणता का अंतर 0 नहीं है तो म्यू 0 नहीं होगा। तो ऐसे सहसंयोजक बंध को हम बोलेंगे ध्रुवीय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो द्विध्रुव आघूर्ण निकालने में ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि ये दिशात्मक है ना। ये मैग्नीट्यूड परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी निर्भर करता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि देखो रेखीय अणुओं की बात करो, अब रेखीय अणु कैसे? ऐसे अणु जिनकी ज्यामिति क्या है? रेखीय, sp संकरण हो सकता है ना।
तो मैं कहूँगी भाई लीनियर होना चाहिए, कुछ भी सिचुएशन हो आप तो मॉलिक्यूल लीनियर होना चाहिए। देखिए अणु उदाहरण, तो मैं पहला एग्जाम्पल लेती हूँ, मान लो BeCl2, ठीक है। तो रेखीय अणु BeCl2, BeCl और Cl, ठीक है। दो बंध बना रहा है, बेरिलियम की टेंडेंसी दो ही बंध बनाने की, ग्रुप 2 का है, बॉन्ड पेयर दो बॉन्ड पेयर मतलब बंध निर्माण में दो कक्षक भाग लेंगे, पहला S दूसरा P, sp संकरण। sp संकरण में ज्यामिति क्या आएगी देखिए। अब बंध तो ध्रुवीय है ना, तो मैं कहूँगी हाँ बेरिलियम तुम्हारा मेटल है, Cl हमारा नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन तो Cl खींचेगा, है ना, ये तो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, बात तो सही। और इस बंध के तो मैं कहूँगी इस बंध के ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, तो ये खींचेगा तो ये नेगेटिव और ये फिर से पॉजिटिव। तो बंध तो ध्रुवीय है, लेकिन ध्रुवीयता तो विरोध करिए ना भाई, आप एक इधर जा रहे हो नहीं किधर जा रहे हो, डायरेक्शन परिमाण के साथ साथ दिशा पे भी निर्भर करेगा, तो दिशा तो कैंसिल हो गया ना, ये तो तुम कहोगे कैंसिल हो गया तो म्यू 0, है ना। इसका मतलब जो रेखीय अणु है ना, लाइक BeCl2 है, लाइक CO2 है, उनको आपको क्या मानना है, अध्रुवीय, है ना। आपसे पूछेगा CO2 अध्रुवीय है, बिल्कुल। SO2 अध्रुवीय नहीं, क्योंकि वो रेखीय नहीं, है ना। अगर मैं कहूँ CO2 की बात करो तो कर लो बात, CO2 में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब डायरेक्शन बताओ, तो हम कहेंगे C और O में ज़्यादा विद्युत ऋणी O है, ये नेगेटिव, और यहाँ पे भी ज़्यादा विद्युत ऋणी ये है, ये भी नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, खत्म कर देंगे, कैंसिल, न्यूट्रल, तो म्यू इक्वल्स टू 0। तो CO2 अध्रुवीय, BeCl2 भी क्या है, अध्रुवीय है। तो ऐसे हम कहेंगे अच्छा त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति वाले अणु, ऐसे अणु जिनकी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल कोप्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति वाले अणु। देखो बंध ध्रुवीय है, मैं उसमें मना नहीं कर रही हूँ, ये O नेगेटिव है कार्बन पॉजिटिव है, फिर ये O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, उसमें मना ही नहीं है, लेकिन बंध भले ही ध्रुवीय हो, अणु क्या है, अध्रुवीय। मैं अणु की बात कर रही हूँ, दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति वाले अणु, ट्राइगोनल कोप्लेनर वाले मॉलिक्यूल कौन से, तो हम और उदाहरण ले लेते हैं। मान लो इस बार मैंने कहा ना ऐसा करो BF3, तो देखो BF3 में यहाँ सेंट्रल एटम बोरॉन, ये F और ये F, ठीक है। अब तो भाई B और F में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो हम कहेंगे फ्लोरीन की तरफ, सोचने की बात ही नहीं, सर्वाधिक विद्युत ऋणी। फिर यहाँ पे भी यहाँ जाएंगे और यहाँ पे भी यहाँ जाएंगे। अब ये दो सदिश है ना जो 120 पे, इनका परिमाण इधर आएगा बीच में, तो ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। भाई ये वाला BF बंद था, इसका परिमाण तो ऊपर था, इन दोनों का बीच में आएगा ना, नीचे आएगा ऐसे, तो वापस लीनियर हो गया, 0 हो गया ना। तो मैं कहूँगी यहाँ पे ये क्या हो गया, म्यू 0 हो गया। तो ऐसे अणु जिनकी ज्यामिति क्या है, तो हम कहेंगे देखो जैसे मान लो BF3 है, AlCl3 है, जिनकी ज्यामिति ट्राइगोनल कोप्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय है, वो क्या माने जाएंगे, तो भाई वो भी अध्रुवीय माने जाएंगे, उनकी पोलैरिटी 0, अध्रुवीय होते हैं, है ना। उनकी पोलैरिटी क्या होती है, 0 होती है, अध्रुवीय है। क्यों, क्योंकि उनका म्यू कितना होता है, 0, ठीक है। वजह तुम्हें समझ में आ ही रही है भाई, डायरेक्शन ही तो सब बिगाड़ रही काम, ठीक है। ऐसे तो फिर चतुष्फलकीय चेक कर लेते हैं भाई, है ना, चतुष्फलकीय में चेक कर लो। तो हम कहेंगे देखो चतुष्फलकीय अणु, बोलो चतुष्फलकीय मतलब sp3 संकरण, है ना। ज्यामिति चतुष्फलकीय, उदाहरण की बात करें चतुष्फलकीय यौगिक, जैसे आपने कह दिया भाई मीथेन, या फिर CCl4 है, CH4 है, SiCl4 है, इनकी बात करो, चेक कर लेते हैं। मान लो CCl4 ले लिया मैंने, ठीक है। अब बोर्ड पे तो 2D बनता है, एक्चुअली 3D, तो सारे बंध एक दूसरे के विपरीत है ना। चतुष्फलकीय ज्यामिति में क्या है, तो देखो ये लेफ्ट और राइट आपको हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, दिशा ही विपरीत है ना। ये CCl में ये इधर है, ये इधर है, तो ले दे के इसका म्यू कितना आएगा, 0। तो ऐसे अणु जिनका मॉलिक्यूलर शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलकीय ज्यामिति है, sp3 संकरण है, लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ज्यामिति चतुष्फलकीय होनी चाहिए, लोन पेयर आती बातें बिगड़ जाएंगी, तो हम कहेंगे 0 है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो फिर तुम त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय देख लो,
है ना, ऐसे अणु जिनकी ज्यामिति क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति वाले अणु, ठीक है भैया, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति वाले अणु, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो हम ले लेते हैं उदाहरण PCl5। ओके, मान लो मैंने उदाहरण ले लिया PCl5। अब PCl5 में क्या हुआ देखो, त्रिकोणीय, ये कुछ ऐसा है ना, त्रिकोणीय PCl5 है ना, तो PCl5 में क्या होगा, पहले त्रिकोणीय में तो ये हो गया, द्विपिरामिडीय, एक तल के ऊपर एक तल के नीचे, ये ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, त्रिकोणीय का आंसर तो तुमने अभी पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था ना त्रिकोणीय, ये ऊपर गया 120 वाले का आंसर नीचे आया, तो फिर वही तो है ना। अगर ये इसकी दिशा इधर है, इसकी इधर है, इसकी इधर है, तो इन दोनों के बीच की दिशा तो ये हुई है ना, और ये बंद की ध्रुवीयता ऊपर की तरफ, ये बंद की ध्रुवीयता नीचे की तरफ, तो ऊपर नीचे वाला भाई तल के ऊपर और तल के नीचे तो वैसे ही खत्म कर देंगे, और त्रिकोणीय तो हमने भी पढ़ा था ना कि त्रिकोणीय तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो भाई अगर आपके पास sp3d संकरण है, देखो जब तक लोन पेयर नहीं आ रहा है तब तक म्यू 0 है ना, तो अगर आपके पास त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति वाले अणु हैं तो आप उनको भी अध्रुवीय मानेंगे। ध्यान रखना, PCl5 को तो मानने को तैयार ही नहीं होगी, PCl5 कैसे अध्रुवीय है, नहीं भाई P+Cl- बंद ध्रुवीय है, अणु अध्रुवीय है, ओवरऑल इसकी पोलैरिटी 0 है, क्योंकि डायरेक्शन का खेल जो है वो बड़ा है ना, डायरेक्शन का गेम बहुत बड़ा है, वो आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो हम कहते हैं अष्टफलकीय देख लेते इस बहाने, वो भी चेक कर लो भाई, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले अणु, ठीक है, अष्टफलकीय ज्यामिति वाले अणु, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स, अष्टफलकीय ज्यामिति वाले अणु, मान लो मैंने ले लिया SF6। ठीक है, अब SF6 में क्या हुआ, तो देखो अष्टफलकीय मतलब पहले वर्ग बनाओ, ठीक है, तो मैंने कहा वर्ग बना दो। अब वर्ग में देखो ये डायरेक्शन तुम्हें दिख रही है, ये तो वैसे एक दूसरे को खत्म कर देंगे है ना, फिर ये वाली डायरेक्शन दिख रही है तो हम कहेंगे ये भी विपरीत दिशा, ये भी खत्म कर देंगे। ठीक है, अब एक तल के बाहर एक बोर्ड के अंदर है ना, आप इसको यूं उठा के रखो, ऐसे यूं दिख रहा है ना टूटी पे, आप इसको सोचो कॉपी ऐसे, तल के ऊपर तल के नीचे, यहाँ बोर्ड पे तल के बाहर और तल के अंदर, ठीक है, कैसे भी मान लो, क्या ही फर्क पड़ रहा होगा क्या, तो हम कहेंगे तो सब खत्म कर देंगे। देखो अगर इसका डायरेक्शन करूँ तो ये तो खत्म है, ठीक है, फिर इसका डायरेक्शन देखो, इसका देखो, ये भी खत्म है, फिर तल के ऊपर वाले का देखो और तल के नीचे वाले का देखो, ये भी खत्म है भाई, म्यू तो हर हाल में क्या आ रहा है, 0। ठीक है, SF6 म्यू 0 है ना, लेकिन SO2 तो ध्रुवीय है भाई, आपने कहा कि CO2 अध्रुवीय, CO2 अध्रुवीय है लेकिन SO2 ध्रुवीय है, ऐसा क्यों, लग तो एक जैसे रहे, फिर आपने ऐसा क्यों बोला, तो हम कहेंगे देखो CO2 की लीनियर ज्योमेट्री है, कार्बन sp संकरण दर्शाता है, और यहाँ हम कहेंगे ये रेखीय ज्यामिति है ना, लीनियर में क्या ही लड़ाई, लीनियर में म्यू 0 होता है क्योंकि सारा गेम डायरेक्शन का ये इधर खत्म हो गई बात। ठीक है, SO2 में लीनियर नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं SO2 में क्या लीनियर है। देखो मान लो अगर मैं इसको डबल बॉन्ड बनाऊँ, इधर भी डबल बॉन्ड से कंसिडर करूँ, तो सल्फर के बायतम कोश में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर पड़ा है ना, तो लोन पेयर की वजह से भी पोलैरिटी है ना, और इन दोनों की वजह से भी पोलैरिटी। अब तुमको इन दोनों की वजह से बीच में ले लो, कैंसिल कर दो, ऐसे कैसे कैंसिल कर दो, ऊपर भी डबल बॉन्ड थोड़ा ना, SO3 होता तो मैं मान जाती तुम्हारी बात, क्योंकि ऊपर भी डबल बॉन्ड होता, बॉन्ड सेम होते तो कैंसिल होता है, बॉन्ड सेम थोड़ा ना, वो लोन पेयर है ना, तो हम कहेंगे नहीं भाई यहाँ किसी भी सिचुएशन में म्यू 0 नहीं है, यहाँ म्यू 0 है, ये लीनियर नहीं, कोणीय ज्यामिति में थोड़ा ना 0 होता है, कैंसिल नहीं हो पाता है, डाइपोल मोमेंट, बंद की पोलैरिटी, बंद की ध्रुवीयता, बंद आघूर्ण बोलते हैं इसको है ना, बॉन्ड मोमेंट, ठीक है ना, तो बंद आघूर्ण जो है वो एक दूसरे को खत्म नहीं कर पाता है, इसलिए 0 नहीं हो सकता, यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ नहीं होता। ठीक है, फिर अभी तक तो हमने मोस्टली 0 ही पढ़ा है। अब अगर हम बात करें कि अच्छा ठीक है,
आप ऐसे बताओ वाटर और अमोनिया, तो देखो अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, NH3, ठीक है, पिरामिडल शेप। अब NH3 में बंध की ध्रुवीयता नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो हम कहेंगे देखो ये सारी दिशा तो नाइट्रोजन की तरफ जा रही है, लोन पेयर भी नाइट्रोजन के पास है तो ये भी इधर जा रहा है, तो इसका म्यू 0 तो नहीं हो सकता, है ना। इसका म्यू मैं लगभग लिख रही हूँ 1.4 डिवाइड, ठीक है। तो अमोनिया तो ध्रुवीय होता है, डाइपोल मोमेंट इतना है। वाटर, तो वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड OH और ये OH। बंध की ध्रुवीयता बताओ, तो हम कहेंगे देखो बंध आघूर्ण O और H में O की विद्युत ऋणता ज्यादा है ना, तो O की तरफ, ये वाला भी O की तरफ, और दोनों लोन पेयर भी ऑक्सीजन के पास, तो ये भी ध्रुवीय है। 0 तो मुझे नजर नहीं आ रहा, कैंसिल तो किसी भी सिचुएशन में नहीं, तो यहाँ पे भी वाटर ज़्यादा ही ध्रुवीय होता है अमोनिया के कंपैरेटिवली, 1.84 डिवाइड, ऐसे, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि हाँ भाई चलो वाटर भी मान लेते हैं, आप NH3 और NF3, है ना, NH3 और NF3 की ध्रुवीयता की तुलना करो, कंपेयर बिटवीन पोलैरिटी ऑफ NH3 एंड NF3, ठीक है। यहाँ क्या समस्या है NH3 और NF3 में, चेक कर लेते हैं। देखो अगर मैं NH3 की बात करूं, NH3 की बात करूं, ये कुछ ऐसा, ठीक, और अगर मैं NF3 की बात करूं तो ये कुछ ऐसा, ठीक है। अब लोन पेयर तो दोनों के पास है, तो लोन पेयर की दिशा तो नाइट्रोजन की तरफ, इधर भी और इधर, ठीक। अब N और H में ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1 है ना, विद्युत ऋणता का एक तो गेम है सारा, कम विद्युत ऋणी से उच्च विद्युत ऋणी की तरफ, है ना। तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता 3 के अराउंड, इसकी 2.1 और इसकी 4, विद्युत ऋणता तो पता होनी चाहिए, नहीं भी बताओ तो बताओ भाई कम कौन है ज्यादा कौन है, तो हम कंपेयर ही करना है, हमें कौन सा एग्जैक्ट आंसर देना है। तो हम कहेंगे भाई चलो लोन पेयर की वजह से हो गया, N और H में बंध ध्रुवीयता N की तरफ जाती है क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से तो ज्यादा है, तो भाई ये तो सारी दिशाएं एक हो रही है, यहाँ म्यू जो है वो μ1 प्लस ये 3 हाइड्रोजन का मैं μ2 मान लेते, जुड़ रहा है, और अमोनिया का द्विध्रुव आघूर्ण तो मुझे पता ही था 1.4 डिवाइड, ठीक है। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ NF में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ये बंध आघूर्ण तो इधर है और लोन पेयर वाला उधर है, मतलब म्यू जो है वो μ1 लोन पेयर की वजह से और μ2 NF बंध की वजह से विपरीत दिशा में, तो कम होगा, कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल तो सिर्फ लीनियर में होता है, अदरवाइज कैंसिल नहीं होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है तो ही कैंसिल होता है, 180 पे कैंसिल होता है, ऐसे कैंसिल नहीं होगा। तो अब क्या करें, तो हम कहेंगे देखो ये ऐसा हुआ है तो कम तो वही है ना, क्योंकि बंध आघूर्ण एक दूसरे की विपरीत दिशा में, यहाँ बंध आघूर्ण क्या है, अच्छा इसका रीजन क्या है, तो आपको बताना है अमोनिया में बंध आघूर्ण समान दिशा में, NH बंध आघूर्ण और लोन पेयर दिशा क्या है, समान है, ठीक है ना। और यहाँ क्या है, तो NF बंध आघूर्ण और लोन पेयर दिशा तो विपरीत है ना, NF बंध की वजह से ध्रुवीयता है ना, NF बॉन्ड मोमेंट, और लोन पेयर की ध्रुवीयता डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ना, विपरीत दिशा में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ जो बॉन्ड पोलैरिटी है वो है 0.24 डिवाइड, यहाँ है 1.4 डिवाइड। तो आपसे पूछे NH3 और NF3 में ज़्यादा ध्रुवीय कौन है, क्या नज़र आ रहा है, तो देखो आंसर डेटा से ही कर सकते हो, अमोनिया की ध्रुवीयता ज़्यादा है NF3 से, ये सवाल है, ये आपकी स्टडी मटेरियल में सवाल होगा, NH3 और NF3 में ज़्यादा ध्रुवीय कौन है, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेंजीन के डाई सब्स्टिट्यूएंट की, है ना, डाई सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन के द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न, डाई सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ठीक है। अब देखो ग्रुप्स जो है ना वो सेम होने चाहिए,
क्योंकि अभी इसमें ऑर्गेनिक नहीं लगाएंगे ना, ऑर्गेनिक लगाएंगे तो बातें लंबी हो जाएगी भाई। अगर मैं बेंजीन पे 2 प्रतिस्थापित, मतलब समझे ना मेरी बात। देखो मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये बेंजीन है ना। अब बेंजीन में 3 पोजीशन होती है, ये पोजीशन होती है 1 2, इसको बोलते हैं ऑर्थो, है ना, इसको मुझे लिखना है ओ। ये पोजीशन होती है 1 3, इसको बोलते हैं मेटा, ठीक है। और ये वाली पोजीशन जहाँ आमने सामने है, इसको बोलते हैं पैरा। इसकी बात करते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा, 1 2 1 3 और 1 4। मैं कह रही हूँ यहाँ पे ग्रुप सेम लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ पर सेम ग्रुप लगाओ। मान लो Cl Cl, ये Cl Cl और ये Cl Cl, ठीक है भाई, लगा दिया। अब 2 क्लोरीन ही तो लगाए, तो इसका नाम है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। ग्रुप सेम लगाओ, इफेक्ट सेम लगाओ भाई। यूं नहीं, एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उल्टा हो जाता है ना। मुझे उल्टा नहीं करना है, फिलहाल उसको हम ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे। या मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। और अगर मैं वहां पे आती हूँ तो भाई ये है 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरोबेंजीन तो सभी है, लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ डाइक्लोरोबेंजीन लिखो तो तुम बोलोगे ना भाई मैडम बेंजीन में तो 6 पोजीशन है ना। तो मैं 1 2 पे लगाऊँ, 1 3 पे लगाऊँ, 1 4 पे लगाऊँ, ठीक है। अब 1 2 सेम ही है, यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, ये 1 2 ही है, ठीक है ना। अब यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, वही और ऑपोजिट तो एक ही है, ऐसे, ठीक है। तो ऑर्थो मेटा पैरा 1 2 1 3 और 1 4, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। अब यहाँ देखो तुम्हारे को एक फॉर्मूला याद करना है, म्यू इक्वल्स टू μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, ठीक है। ऐसे कर लो, थीटा से कर लेंगे, हमारे क्या दिक्कत है। अब अगर देखो यहाँ देखा जाए तो मैं तो 0 ही कर दूँ ना, ये Cl ऑपोजिट Cl बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, Cl की तरफ, ये कहाँ जाएंगे नीचे की तरफ, तो ये तो दिशा ही विपरीत है, इसको तो 0 ही कर दो, ठीक है। और एंगल देखो तो देखो थीटा 180 डिग्री है क्या, तो यहाँ थीटा को 180 डिग्री नजर आ रहा है ऐसे, ठीक है। यहाँ कौन सा एंगल है ना, तो होंगे 120। ये देखो तो यहाँ तो मुझे थीटा 60 दिख रहा है, यहाँ मुझे थीटा 120 दिख रहा है, और वहाँ मुझे थीटा 180 दिख रहा है। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना भाई। थीटा बढ़ेगा, है ना, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। कॉस 0 1, कॉस 90 0, ऐसे होता है, ठीक है। तो थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घट जाएगा, यानी कि म्यू जो है वो घट जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पूछूँ आपसे तो आप कहोगे नहीं भाई ये ऑर्थो वाला ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण है इसका, फिर मेटा और फिर पैरा, यानी अगर दोनों का इफेक्ट सेम था तो म्यू ऑर्थो ग्रेटर देन म्यू मेटा ग्रेटर देन म्यू पैरा। सेम मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होना चाहिए। उल्टा करती गड़बड़ हो जाएगी, आप कह रहे ऊपर तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये दे रहा है, अरे भाई तो वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो दे रहा है तो दिशा सेम हो गई ना, तब आंसर बदल जाएगा। इसलिए मैंने कंडीशन लगाई ग्रुप सेम हो तो ही लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये है आपका क्या बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट, है ना, द्विध्रुव आघूर्ण। एक और आता है इसमें परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। आप द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से क्या कर सकते हैं, तो किसी कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर का परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसमें फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर अपन जब शीट के क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। तो आपसे पूछे भाई यूज क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या बताता है, तो हम कहेंगे पोलैरिटी बता रहा है ना, बॉन्ड पोलैरिटी बता रहा है, ध्रुवीयता बता रहा है ना, और परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से आप परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर भी ज्ञात कर सकते हैं। अब ये कैसे, तो देखो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू, जैसे हमने इलेक्ट्रो उसमें तो क्या था पीरियोडिक टेबल वाले क्वेश्चन में नहीं किया था, प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करना, है ना, क्या किया था हमने, कुछ फॉर्मूला लिखा था, स्टीवेंसन शूमेकर फॉर्मूला था, ऐसा कुछ था ना, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर निकालने का, ठीक है। इसी तरह से ये भी एक फॉर्मूला है। तो इसमें आपको क्या करना है, म्यू की हेल्प से निकालना है। तो यहाँ है म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100, मतलब तुम्हें म्यू प्रेक्षित जो प्रयोगों द्वारा आपने द्विध्रुव आघूर्ण निकाला है वो बता दो, म्यू कैलकुलेटेड तो आपको Q इंटू D दोनों ही पता है ना, आवेश भी पता है, दूरी भी पता है ना, तो म्यू सैद्धांतिक कह दो,
कैलकुलेटेड को क्या बोलेंगे, कैलकुलेटेड लिख दो, सैद्धांतिक बोल दो, इनटू 100। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रतिशत आयनिक लक्षण किसी सहसंयोजक। देखो म्यू तो है ही सहसंयोजक यौगिक का। आप किसी सहसंयोजक यौगिक में बंध की ध्रुवीयता किससे बताते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण से। कि भाई द्विध्रुव आघूर्ण 0 है तो बंध अध्रुवीय, अदरवाइज म्यू है तो फिर द्विध्रुवीयता है ना। बंध की ध्रुवीयता है म्यू है, क्योंकि विद्युत ऋणता का अंतर है। तो आपको अच्छा एक हिस्सा प्लस हो गया, एक हिस्सा माइनस हो गया, तो सहसंयोजक होते हुए भी आयनिक लक्षण तो आया ना। अब वो कितना परसेंट आया, 10%, 20%, तो हम इसको ऐसे बताते हैं। पहले हमने विद्युत ऋणता के अंतर से बताया था, इस बार हम किससे बता रहे हैं, तो इस बार हम म्यू से बता रहे हैं। आगे बात समझ में ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो आप इसको काम में लेके आप परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आई होप आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीट हो गया, डायपोल मोमेंट कंप्लीट हो गया। कुछ भी 19-20 लगे आपको इस लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, या ये टॉपिक आपका मिस हुआ, या जो भी आपको व्हाटएवर जो भी फील होता है वो आप लिख देना। आने वाले लेक्चर्स में उसको इम्प्रूव कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में वही बात कहूँगी, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप शाइनिंग एंड बाय बाय।